एम्पाइमा। एम्पाइमा क्या होता है, इसके कारण क्या होते हैं और इसके ट्रीटमेंट क्या होते हैं, ये कितना मतलब फेफड़ों में जो एम्पाइमा होता है वो किस इन्फेक्शन की वजह से होता है और कितना खतरनाक हो सकता है, वो आज हम देखेंगे। और उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे ये भी हम देखेंगे, ठीक है। तो ये जो एम्पाइमा होता है ये एक ऐसी कंडीशन होती है दैट कॉज पस टू डेवलप इन योर प्लूरल स्पेस, यानी कि जो आपका प्लूरल स्पेस होता है वहाँ पे जब पस डेवलप हो जाता है उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, एम्पाइमा बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप सबसे पहले ये देख लीजिए प्लूरल स्पेस क्या होता है। जो प्लूरल स्पेस होता है वो होता है ये, जैसे ये लंग्स हो गए, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं लंग्स, ये देखिए लंग्स है, और ये जो हो गया ये बीच वाला जो पार्ट्स होता है ये होता है प्लूरल स्पेस, जिसको कि प्लूरल कैविटी भी बोलते हैं, ठीक है। तो जो लंग्स साइड का होता है, जो इधर साइड का होता है उसको प्लूरल, ये जो लाइनें आपको दो दिख रही हैं वॉल हैं जो पतली सी, तो ये हो गई विस्लर प्लूरा हो गया अंदर वाला, और जो चेस्ट के साइड वाला हो गया वो हो गया पैराइटल प्लूरा। तो ये जो विस्लर प्लूरा और पैराइटल प्लूरा के बीच का जो स्पेस होता है इसको बोलते हैं प्लूरल कैविटी बोलते हैं, ठीक है। तो इसी को प्लूरल स्पेस भी बोलते हैं। तो निमोनिया इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज, इसका जो मेन कॉज है वो क्या है, मोस्ट कॉमन कॉज निमोनिया। निमोनिया के वजह से ये होता है। और जो ये डॉक्टर्स होते हैं वो इसको डायग्नोज करने के लिए एम्पाइमा बाय द लिसनिंग, वो क्या करते हैं, इसको लिसनिंग करेंगे बाय द स्टेथोस्कोप, विद द हेल्प ऑफ स्टेथोस्कोप वो क्या करते हैं, आपकी ब्रीदिंग को सुनते हैं, और क्या करेंगे वो लंग्स को देखेंगे, उसकी आवाज़ सुनेंगे, और क्या करेंगे कुछ टेस्ट करवाएंगे जिसमें कि एक्सरे करा सकते हैं, यानी कि इमेजिंग का मतलब होता है कुछ जिसमें कि ये शो हो जाए इसकी कंडीशन। तो ये इमेजिंग मतलब एक्सरे करवाएंगे, अल्ट्रासाउंड करवाएंगे, ब्लड टेस्ट करवाएंगे, एंटीबायोटिक से इसको ट्रीट करेंगे, यानी कि अगर जब एम्पाइमा हो रहा है तो उस केसेस को वो क्या करते हैं, ज़्यादातर एंटीबायोटिक उसमें देते हैं स्टार्टिंग में। बट अ प्रोवाइडर में नीड टू ड्रेन पस, लेकिन जो प्रोवाइडर होते हैं अगर यहाँ पे पस फॉर्मेशन हो जाता है तो वो क्या करते हैं, उसको ड्रेन करने के लिए क्या करेंगे, उसको ड्रेन करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वो अपने आप सबसाइड नहीं होगा, तो उसको निडल से या थ्रू दी सर्जरी वो उसको ट्रीट करते हैं। तो देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों में है, जिसमें भी आपको समझ में आए आप उससे अच्छी से समझ सकते हैं, ठीक है। अब ये देखिए बड़ा करके भी मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे देखिए ये हो गया लंग्स, है ना। तो लंग्स क्या है हमारे, ये जो इंटरकॉस्टल जो मसल्स होती हैं, रिब्स होती हैं, उसके अंदर ये है हमारी जो लंग्स होते हैं वो सेफ रहते हैं ना केज के अंदर। तो यहाँ पे देखिए ये लंग्स है, और ये हो गया प्लूरल कैविटी, ये बीच वाला, ठीक है। और जो ये अंदर वाली जो ये होती है वॉल होती है, इसको जो बोलते हैं विसरल प्लूरा बोलते हैं, और जो बाहर वाली होती है उसको क्या बोलते हैं, पैराइटल प्लूरा बोलते हैं। तो इनके बीच में जब क्या होता है, पस फॉर्मेशन हो जाता है, ये तो नॉर्मल है। यहाँ पे जब कोई पस फॉर्मेशन हो जाता है या एक्सेस फ्लूइड हो जाता है जमा, तो उसी को क्या बोलते हैं, एम्पाइमा बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए डेफिनेशन। एम्पाइमा क्या होता है, एक इन्फेक्शन होता है जो कि जिसमें क्या हो जाता है, पस डेवलप हो जाता है प्लूरल स्पेस पे, जैसे मैंने अभी आपको बताया। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये प्लूरल स्पेस है, नॉर्मल है। यहाँ पे आप देखिए ये वाला, ये देखिए ये है प्लूरल स्पेस ना, तो ये तो नॉर्मल है। अब यहाँ पे क्या हो गया, ये पस फॉर्मेशन हो गया। यहाँ पे देखिए ये प्लूरल स्पेस है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। तो ये दोनों की जो बीच का जो ये स्पेस होता है, यानी कि ये लंग्स हो गया और ये चेस्ट वॉल होगी, तो इनके जो ये बीच का जो स्पेस होता है यहाँ पे पस फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो गया। तो यही होता है, ठीक है। तो पस कैसा होता है, थिक हो जाता है और डिसकलर हो जाता है, यानी कि वो वाइट भी हो सकता है, येलो भी हो सकता है, पिंक भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, किसी भी कलर का हो सकता है। तो ये डिसकलर हो जाता है। और ये फ्लूइड जो होता है ये बॉडी क्या करती है, यानी कि फ्लूइड क्यों होता है, क्योंकि जो बॉडी होती है वो उसको क्या करती है, बॉडी क्रिएट टू हेल्प फाइट इन्फेक्शन, क्योंकि अब वहाँ पे इन्फेक्शन की वजह से ये डेवलप हुआ प्लूरल स्पेस पे। और फ्लूइड में क्या होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, डेड टिश्यू होते हैं और बैक्टीरिया होते हैं। तो इसको क्या करता है, बॉडी खुद ही क्या करता है, इसको क्रिएट करता है ताकि वो क्या कर सके, इन्फेक्शन से फाइट कर सके, ठीक है। और जो ये प्लूरल स्पेस होता है ये एक हॉलो एरिया होता है, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया ये हॉलो एरिया होता है, यानी कि स्पेस खाली रहता है। और बिटवीन लंग्स और अंडरलाइन योर चेस्ट वॉल, ये मैंने जैसे बताया कि ये जो चेस्ट वॉल होती है, ये जो चेस्ट वॉल होती है और जो ये लंग्स होती है, इसके बीच का स्पेस को ये बीच में मतलब रहता है, ठीक है। विदाउट प्रॉपर ट्रीटमेंट, अगर इसका ट्रीटमेंट ना कराया एम्पाइमा का, तो ये क्या हो जाता है, एक ख़राब कंडीशन हो जाती है और बहुत ज़्यादा मतलब बदतर हालत हो जाती है, बहुत ज़्यादा खतरनाक कंडीशन ये हो जाती है अगर इसका ट्रीटमेंट टाइम से ना कराएं तो। और अदर नेम भी होते हैं इसके एम्पाइमा के। एम्पाइमा को आप
अगर ये पायोथोरेक्स करके सुने तो भी एम्पाइमा ही है, और अगर आप प्रूलेंट प्लूराइटिस करके सुने तो भी वो एम्पाइमा है। तो इसको इन नामों से भी जाना जाता है, ठीक है। और जो ये एम्पाइमा होता है, क्या ये सीओपीडी है? ठीक है, अगर हम देखें तो ये जो होता है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ है क्या? नहीं, ये क्या है, ये ये जो क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ यानी कि शॉर्ट में उसको सीओपीडी बोलते हैं, वो ये नहीं होता है, ठीक है। सीओपीडी जो होती है इसको एक अम्ब्रेला टर्म दिया गया है, यानी कि अम्ब्रेला टर्म दिया है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर वेरियस लंग डिजीजेस होती हैं, बहुत सारी लंग डिजीज इसके अंदर आती है अंतर्गत, इसलिए इसको अम्ब्रेला बोलते हैं, अम्ब्रेला टर्म देते हैं, अम्ब्रेला शब्द इसको बोलते हैं। क्योंकि इसमें क्या होता है, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस भी आ सकती है और इसमें एम्फाइसीमा भी होता है। अब ये क्या होते हैं, इसके लिए अलग से वीडियो बनेगा, अदरवाइज वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा। और जो डॉक्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, मोर लाइकली टू सी इन्फेक्शन, वो क्या करते हैं, इन्फेक्शन को देखते हैं, जिससे कि चेक करते हैं, जैसे कि एम्फाइमा के सिम्टम देखेंगे वो, और इन पीपल विथ सीओपीडी देन इन पीपल विदाउट सीओपीडी, यानी कि जो सीओपीडी वाले पीपल होते हैं उसमें भी वो क्या करते हैं, एम्पाइमा के लक्षण को देखते हैं डॉक्टर्स, और अगर सीओपीडी नहीं भी होता तो भी वो एम्पाइमा के लक्षण को जरूर से देखते हैं, ठीक है। और हु डज एम्पाइमा अफेक्ट, तो एम्पाइमा किसे प्रभावित करता है, यानी कि किसको ज़्यादा चांसेस होते हैं एम्पाइमा होने के, तो ये किसी को भी हो सकता है एम्पाइमा। हाउएवर यू मोर लाइकली टू गेट एम्पाइमा इफ़ यू, अगर ये ज़्यादातर किसी को भी हो सकता है, किसी को भी संभावना हो सकती है, लेकिन ज़्यादा संभावना उनको होती है जिनको क्या होता है, निमोनिया होता है, निमोनिया हुआ होता है, या फिर उनकी एज जो होती है 70 साल से ज़्यादा होती है, या फिर उनकी अभी अभी कोई चेस्ट की सर्जरी कराई होती है उन्होंने रिसेंटली, या फिर उनको डायबिटीज़ होती है तो उनको ज़्यादा चांसेस होते हैं, या फिर उनको सीओपीडी हुआ हो, ठीक है, चेस्ट जो अभी हमने देखा था क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ हो गई हो, मतलब चेस्ट की कोई बीमारी है तब उसको होता है, या फिर ब्रोंकाइटिस हो गया होगा उनको तब भी हो सकता है ये। उसके बाद और ब्लड टेस्ट, या फिर उनका कोई ब्लड क्लॉट हो गया हो, उनको भी ये हो सकता है, ठीक है। और इंजेक्शन ड्रग इनटू वेन और विथ अ निडल, और आईवी ड्रग इन्होंने यूज़ की हो, यानी कि जो आईवी ड्रग मतलब वेन में किसी को इंजेक्ट किया गया हो कोई ड्रग, तो उसके भी चांसेस ये हो सकते हैं, ठीक है। हाउ कॉमन इज़ एम्पाइमा, एम्पाइमा कितना आम है, कितना हो सकता है, तो एम्पाइमा जो होता है वो ज़्यादा कॉमन नहीं होता है। देयर इज़ अबाउट 32,000 केसेस, यानी कि जो 32,000 जो केस होते हैं एम्पाइमा के, वो हर साल यूनाइटेड स्टेट में देखे गए हैं, ठीक है। अब इसके कारण को देखते हैं, किस कारण से होता है, तो एम्पाइमा यूजुअली कॉज बाय इन्फेक्शन, ज़्यादातर ये इन्फेक्शन की वजह से होता है, जो कि क्या होता है, लंग से स्प्रेड होता है, स्प्रेड डायरेक्टली फ्रॉम द लंग से डायरेक्टली वो स्प्रेड होता है। इट लीड्स टू अ बिल्डअप ऑफ पस, जिसमें क्या होता है, फिर ये क्या करता है, लीड, अगर इसको टाइम से ट्रीट ना किया जाए तो ये पस का फॉर्मेशन में, यानी कि जो प्लूरल स्पेस होता है वहाँ पे ये पस फॉर्म हो जाता है वहाँ पे, ठीक है, पस बिल्डअप हो जाएगा। और देयर कैन बी 2 कप्स, और ये कितना हो सकता है, 2 कप, यानी कि ½ लीटर तक हो सकता है, या उससे ज़्यादा भी इन्फेक्टेड फ्लूइड वहाँ पे हो सकता है, जो कि अभी प्लूरल स्पेस हमने देखा था वहाँ पे, ठीक है। दिस फ्लूइड पुट्स प्रेशर ऑन द लंग्स, और ये जो फ्लूइड होता है वो क्या करता है, लंग्स में प्रेशर देता है, यानी कि जितना ज़्यादा फ्लूइड बढ़ेगा तो क्या होगा, लंग्स का स्पेस कम होगा, और वहाँ पे क्या होगा, बाहर से अंदर को प्रेशर पड़ेगा तो सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो ये तो कॉजेज हो गए। रिस्क फैक्टर क्या होते हैं, किस किस को ये हो सकता है, एक तो बैक्टीरिया, जिनको निमोनिया हो गया, बैक्टीरिया निमोनिया वाले लोग इसके ज़्यादा रिस्क फैक्टर में रहते हैं, या फिर जिसको ट्यूबरकुलोसिस हुई हो, या फिर जिसकी चेस्ट की सर्जरी हुई हो, या फिर लंग में एब्सिस हुआ हो, या फिर ट्रॉमा या कोई उनको चोट लगी हो चेस्ट में, तो उनको ये हो सकता है, छाती में चोट लगी हो, ठीक है। इन रेयर केसेस एम्पाइमा कैन अकर आफ्टर थोरेसिंथेसिस, ठीक है। और बहुत कम ऐसे केस होते हैं जिसमें कि थोरेसिंथेसिस के वजह से भी ये एम्पाइमा हो जाता है। तो थोरेसिंथेसिस क्या होता है ये देख लीजिए आप, इसमें क्या होता है, ये एक प्रोसीजर होता है जिसके अंदर क्या करते हैं, चेस्ट में, ये देख लीजिए यहाँ पे क्या करते हैं, चेस्ट वॉल में निडल को इंसर्ट करते हैं, निडल को इंसर्ट करके क्या करते हैं, वहाँ से वो फ्लूइड को रिमूव करते हैं प्लूरल स्पेस पे। अगर वहाँ पे ज़्यादा फ्लूइड हो जाता है तो उसको वहाँ पे क्या करते हैं, निडल को इंसर्ट करते हैं ताकि वहाँ से फ्लूइड को बाहर निकाल सकें। तो या फिर वो मेडिकल डायग्नोस करना होता है उस फ्लूइड का, तब भी वो निडल इंसर्ट करेंगे ताकि वहाँ से थोड़ा सा फ्लूइड लेके क्या कर सकें, डायग्नोस्टिक सेंटर में भेज सकें कि इसमें है क्या, किस तरीके का फ्लूइड है। तो वो
वो करने के लिए या फिर उसको ट्रीटमेंट देने के लिए निडल इंसर्ट की जाती है, तो उसके वजह से भी कभी कभी ये ऐसा हो जाता है। यहाँ पे देख लीजिए आप, ये है अब फ्लूइड जो होता है वो क्या करता है, देखिए जैसे जैसे फ्लूइड बढ़ता है ना, ये स्पेस पे देखिए आप, प्लूरल स्पेस पे जैसे फ्लूइड बढ़ेगा, पस बढ़ेगा, तो ये क्या करता है, उसको अंदर की ओर को पुश करता है, लंग्स की ओर को, ठीक है, और उसको स्पेस नहीं मिल पाता है ब्रीथ करने के लिए ज़्यादा, ठीक है। और क्या होता है, ये यहाँ पे अब ये भर गया है तो एक्सेस फ्लूइड भर गया, अब इसको नीडल के थ्रू क्या किया जाता है, बाहर रिमूव किया जाता है, जो कि क्या होता है, कलेक्ट होता है किसी बैग में, तो इसी को बोलते हैं थोरेसिंथेसिस, ठीक है। अब इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, जो सिम्टम्स होते हैं, सिम्टम्स ऑफ एम्पायमा में इंक्लूड एनी ऑफ द फॉलोइंग, ये देखिए इनमें से कोई सा भी लक्षण हो सकते हैं, यानी कि उसको चेस्ट पेन होगा, जब वो क्या करेंगे, डीप ब्रीथ करेंगे, सांस लेंगे, गहरी सांस लेते हैं तो चेस्ट में पेन होगा, और क्या होगा, ड्राई कफ होगा उनको, ठीक है, यानी कि सूखी खांसी जिसे बोलते हैं, और क्या होगा, एक्सेसिव स्वेटिंग होगी, ज़्यादा उनको नाइट में स्वेट होगा, मतलब पसीना ज़्यादा आएगा स्पेशली नाइट में, और उनको बुखार भी आएगा, ठंड भी लगेगी, उनको डिस्कम्फर्ट फील होगा, यानी कि उनको क्या होगा, डिस्कम्फर्ट, जनरल डिस्कम्फर्ट होगा, यानी कि उनको सही नहीं लगेगा, मतलब कहने का अनइजीनेस लगेगा, ठीक है, यानी कि इजी नहीं रहेंगे, हर समय वो डिस्कम्फर्ट से फील करेंगे और बीमारी सा महसूस करेंगे, ठीक है। उनकी जो ब्रीदिंग होगी शॉर्ट शॉर्ट लेंगे, यानी जल्दी जल्दी लेंगे, यानी कि ज़्यादा लंबी गहरी ब्रीथ लेने से उनको बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है। वेट लॉस होता है इसमें, मतलब जो अनइंटेंशनली वेट लॉस होगा, यानी कि उन्होंने कोई प्लान नहीं किया, उसके बाद भी वेट लॉस हो रहा है, और उनको क्या होगी, कफ भी होगी, खांसी भी होगी, ठीक है। हाउ क्विकली डज एम्पाइमा डेवलप, एम्पाइमा कितनी जल्दी डेवलप होता है, कितना टाइम लेता है, तो एम्पाइमा टिपिकली डेवलप अबाउट 4 to 6 वीक्स आफ्टर बैक्टीरिया एंटर योर लंग, यानी कि जब से लंग के अंदर बैक्टीरिया एंटर होता है उसके बाद 4 से 6 हफ्ते लगते हैं इसको एम्पाइमा को डेवलप होने में, यानी कि 1 महीने से लेके 6 वीक्स तक वो हो सकता है, 1 महीने से 1.5 महीने तक के बीच में, वो जब से उसको इन्फेक्शन कैच हुआ, बैक्टीरिया के उसके अंदर एंटर हुआ, तब से वो 4 से 6 हफ्ते वो लेता है इसको डेवलप करने के लिए एम्पाइमा को, ठीक है। और इस एम्पाइमा कंटाजियस, ये कैसा होता है, मतलब फैलने वाला होता है, संक्रामक होता है, तो ये ऐसा नहीं होता, एम्पाइमा ये जो होता है कंटाजियस नहीं होता है ये। हावेवर मैनी ऑफ द इन्फेक्शन, हालांकि बहुत सारे ऐसे इन्फेक्शन होते हैं जो कि क्या करते हैं, कॉज एम्पाइमा आर कंटाजियस, एम्पाइमा को ये कंटाजियस बना देते हैं, स्पेशली निमोनिया और ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। निमोनिया और ट्यूबरक्लोसिस ऐसा है जो कि एम्पाइमा को क्या बना देता है, संक्रामक बना देता है, फैलने वाला, ठीक है। योर हेल्थ, अब इसके डायग्नोस कैसे करेंगे, पता कैसे लगाएंगे कि एम्पाइमा है, तो जो डॉक्टर होते हैं वो क्या करते हैं, मे नोट डिक्रीज ब्रीथ साउंड, वो क्या करते हैं, जो ब्रीथ साउंड होती है उसको देखते हैं, उसको सुनते हैं, और एबनॉर्मल साउंड को सुनते हैं, जिसमें कि उनको फ्रिक्शन रब की आवाज़, यानी कि उसको घर्षण की आवाज़ आएगी, जैसे रगड़ रगड़ के सांस ले रहा है, ठीक है। व्हेन लिसनिंग टू, जब वो क्या करते हैं, स्टेथोस्कोप से अस्कल्टेट करते हैं, अस्कल्टेट का मतलब होता है सुनना, स्टेथोस्कोप को चेस्ट में रख के जब वो उसकी सांस सुनते हैं कि वो किस तरीके की सांसें ले रहा है, तो उनको डिक्रीज ब्रीथ साउंड सुनाई देगी, यानी कि बहुत कम आवाज़ में, और एक घर्षण सा आवाज़ उनको महसूस होगा उसमें, ठीक है, वो नोट करेंगे। उसके बाद है डायग्नोस, और कंटिन्यू देखते हैं कि इसमें क्या होगा कि हाउ एम्पाइमा डायग्नोस कैसे किया जाएगा। हेल्थ केयर प्रोवाइडर कैन डायग्नोस एम्पाइमा, दे रिव्यू योर मेडिकल हिस्ट्री, यानी कि मेडिकल हिस्ट्री पूछेंगे कि कब से है, क्या है, कितना टाइम हो गया, और कोई चोट तो नहीं लगी थी, कोई सर्जरी तो नहीं हुई थी, इस तरीके की हिस्ट्री पूछेंगे। फिजिकल एग्जामिन करेंगे, वही जैसे कि चेस्ट में जो मैंने बोला अभी, स्टेथोस्कोप के हेल्प से वो ब्रीदिंग साउंड वगैरह लेंगे, वाइटल लेंगे, एंड दे ऑल्सो कलेक्ट अ फ्लूड सैंपल, और क्या करेंगे, वो फ्लूड का सैंपल भी लेंगे, जैसे मैंने बताया निडल डाल के जो थोड़े ये फ्लूड का सैंपल लेते हैं, और कहाँ भेजते हैं, वो उसको लंग से सैंपल लेके उसको लेबोरेटरी में सेंड करेंगे कि किस टाइप का वो फ्लूड है, ठीक है। इफ प्रोवाइडर सस्पेक्ट यू हैव एम्पाइमा, अगर उसको डॉक्टर को अगर लगता है कि आपको एम्पाइमा है, तो वो क्या करते हैं, कुछ टेस्ट करवाते हैं, जो कि क्या करेगा, कंफर्म कर देगा कि ये डायग्नोस जो है वो एम्पाइमा ही उसको है। तो हेल्थ केयर प्रोवाइडर में ऑर्डर फॉलोइंग टेस्ट, तो वो क्या करते हैं, कुछ इस तरीके के टेस्ट देते हैं जो कि एम्पाइमा को डायग्नोस करने के लिए, यानी कि पता लगाने के लिए हेल्पफुल होते हैं। ब्लड टेस्ट भी कराते हैं, जिसमें कि फॉलोइंग टेस्ट मतलब जो ये नीचे दिए गए टेस्ट हैं, जैसे कि इमेजिंग टेस्ट में क्या
करवाएगा जैसे जिसमें कि उसकी इमेज आ जाए चेस्ट की, ठीक है। तो जिसमें कि एक्सरे हो सकता है, सीटी स्कैन होगा, जो कि हेल्प करेगा प्रोवाइडर को कि उसकी कंडीशन कैसी है, वहाँ पे किस तरीके का फ्लूइड जमा है उस प्लूरल स्पेस पे और कितने अमाउंट में, ये उनको उसको दिख जाएगा एक्सरे से और सीटी स्कैन से। इसके अलावा वो अल्ट्रासाउंड भी कराएंगे जो कि हेल्प करेगा, बहुत ज़्यादा फ्लूइड अगर है तो वो अल्ट्रासाउंड के द्वारा उनको पता चल जाएगा प्लूरल स्पेस पे कितना फ्लूइड है। और वो हेल्प करेगा गाइड द फ्लूइड सैंपल कलेक्शन, और फिर वो क्या करेंगे अल्ट्रासाउंड के हेल्प से वहाँ पे से फ्लूइड का सैंपल भी कलेक्ट करते हैं। निडल को अल्ट्रासाउंड के हेल्प से क्या करेंगे, निडल को इंसर्ट करेंगे जो कि उसमें दिखेगा कि कहाँ पे निडल डालनी है और कितना उसमें से फ्लूइड निकलना है, जो कि टेस्ट के लिए भेजा जाएगा। और क्या करेंगे, दे विल देन सेंड टू द फ्लूइड सैंपल, और फिर उसके बाद वो फ्लूइड को लेबोरेटरी में एनालिसिस के लिए भेज देंगे, कल्चर के लिए, यानी कि पता लगाने के लिए कि वो किस तरीके का नमूना है, किस तरीके का उसके अंदर कल्चर में किस तरीके के बैक्टीरिया है और किस तरीके का उसको मतलब फ्लूइड कलेक्ट हुआ है, तो पस तो नहीं है और कितने लेवल में वो इन्फेक्टेड हो चुका है, तो इसका पता उनको लेबोरेटरी टेस्ट से लग जाएगा। और ब्लड टेस्ट करेंगे ड्यूरिंग अ ब्लड टेस्ट, अ प्रोवाइडर विल यूज़ अ थिन निडल। जब वो ब्लड टेस्ट करते हैं तो जो डॉक्टर होते हैं वो एक बहुत पतली निडल यूज़ करेंगे, विड्रॉ सैंपल उस अमाउंट ऑफ ब्लड को, यानी कि जो विड्रॉ करेंगे स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड फ्रॉम द वेन इन योर आर्म। अब वो क्या करते हैं, कुछ आर्म के जो मतलब जो वेन लेंगे, मतलब जो आर्म की जो वेन है, यानी कि जो वेन से वो थोड़ा सा ब्लड टेस्ट लेंगे, ब्लड को ड्रॉ करेंगे, निकालेंगे टेस्ट के लिए, और यूज़ करेंगे सैंपल टू लुक हाई वाइट ब्लड सेल काउंट, या फिर उस ब्लड में क्या देखेंगे वो WBC कितना है, हाई ब्लड काउंट है, और कंडक्ट करेंगे सी क्रिएटिव प्रोटीन CRP जो टेस्ट होता है वो उसमें देखेंगे, और बैक्टीरिया कल्चर भी वो ब्लड के थ्रू देखेंगे कि बैक्टीरिया वो जो कल्चर में कितने किस तरीके के बैक्टीरिया, तो वो ब्लड टेस्ट से पता लगा लेंगे जो कि वेन के थ्रू वो लेंगे आर्म में से, ठीक है। उसके बाद कंटिन्यू करते हैं, तो वो ये भी आप सीधे सीधे ये भी कह सकते हैं कि टेस्ट जो होते हैं वो एक बार ये भी कंक्लूजन में आ जाएगा, आप ऐसे कर कर देख सकते हैं कि एक्सरे टेस्ट कर सकते हैं जो कि मैंने अभी बताया, और वो हर पोजीशन में करेंगे AP लेटरल, ठीक है। CT स्कैन करेंगे चेस्ट का, थोरेसिंथेसिस करेंगे जो मैंने बताया कि थोड़ा सा फ्लूइड निडल के थ्रू निकाल के वो देखेंगे, उसमें से अगर ज़्यादा है तो उसको निकाल के और कल्चर के लिए भेजेंगे लैब में। प्लूरल फ्लूइड एनालिसिस करेंगे, ठीक है, फ्लूइड का चेक करेंगे किस तरीके का इन्फेक्शन है, ठीक है। गोल ऑफ ट्रीटमेंट, अब जो ट्रीटमेंट है वो करेंगे, तो ट्रीटमेंट का जो गोल होता है, उद्देश्य होता है, क्या होता है, इन्फेक्शन को ठीक करना, ठीक है। तो इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होगा, क्या क्या करेंगे इसमें, प्लेसिंग अ ट्यूब, या इसमें क्या करते हैं, ट्यूब को लेते हैं और उसको चेस्ट में इंसर्ट करते हैं, जिससे कि क्या करेंगे, पस को बाहर निकालेंगे, ठीक है। गिविंग योर एंटीबायोटिक, और क्या कर सकते हैं, एंटीबायोटिक दे सकते हैं जिसको कि ये एम्पाइमा हुआ है, ताकि वो क्या हो सके, उससे इन्फेक्शन कंट्रोल हो सके, ठीक है। इफ़ यू हैव प्रॉब्लम ब्रीदिंग, अगर सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो क्या करेंगे, वो नीड सर्जरी टू हेल्प, अब उसको सर्जरी के द्वारा वो सर्जरी करेंगे जिससे हेल्प मिलेगी कि लंग क्या होंगे, वो एक्सपैंड होंगे प्रॉपरली। अगर वो सर्जरी करते तो पूरी तरीके से वहाँ से वो फ्लूइड को रिमूव करेंगे, अगर पास है तो उसको भी क्लियर करेंगे, जिससे क्या होगा, लंग को फैलने में जगह मिलेगी, ठीक है, और ब्रीदिंग अच्छी से हो पाएगी। मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट वही कंटिन्यू करते हैं। कैन एम्पाइमा बी क्योर, क्या एम्पाइमा बिल्कुल से सही हो सकता है, तो ये बिल्कुल सही हो सकता है। देयर इज क्योर फॉर एम्पाइमा, एम्पाइमा क्योर हो सकता है, ठीक हो सकता है। ट्रीटमेंट इंक्लूड रिमूविंग पस फ्रॉम योर प्लूरल स्पेस, तो इसमें ट्रीटमेंट में क्या आएंगे, एक तो पस का रिमूव करना, मतलब पस को बाहर निकालना प्लूरल स्पेस पे, जो कि मैंने आपको प्लूरल स्पेस दिखाया था, वहाँ पे पस फॉर्मेशन जो हो गया था उसको बाहर निकालना है। एंड ट्रीटिंग द इन्फेक्शन, और इन्फेक्शन को क्या करना, ट्रीट करना, यानी कि उसको सही करना, किसके द्वारा, एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक क्या होती है, मेडिकेशन होती है जो कि बैक्टीरिया को जो भी जिस भी तरीके का बैक्टीरिया होता है उसको किल करने के लिए इस तरीके की एंटीबायोटिक दी जाती है, उसी से रिलेटेड, जिससे कि वो जो इन्फेक्शन होता है वो क्योर हो जाएगा, ठीक है, ठीक हो जाएगा। और प्रोवाइडर विल रिमूव पस, और या फिर प्रोवाइडर क्या करते हैं, डॉक्टर क्या करते हैं, उसमें से पस को रिमूव करते हैं, बाहर निकालते हैं थ्रू द थोरोसिंथेसिस, जो कि मैंने आपको पिक्चर में भी दिखाया था। थोरोसिंथेसिस के प्रोसेस से वो जो भी फ्लूइड होता है, पस होता है, उसको बाहर निकालते हैं अर्ली स्टेजेज में, यानी कि स्टार्टिंग की स्टेजेज में ही थोरोसिंथेसिस कर लिया जाता है, ताकि जो पस है वो बाहर निकाल सके एम्पाइमा में से ना, एम्पाइमा का, ठीक है।
जो ये एम्पाइमा कॉज हुआ है जिससे उसको बाहर कर सकें। और देयर यूज़ अ थिन निडल, इसमें एक थिन निडल, पतली निडल यूज़ की जाती है जो कि इंजेक्ट किया जाता है लोकल एनेस्थीसिया। अब इस पतली निडल से क्या किया जाएगा, जिसकी निडल थिन होती है, पतली होती है, उससे एनेस्थीसिया दिया जाएगा, लोकल एनेस्थेटिक इनटू योर स्किन एंड डीप टिश्यू। यानी कि जहाँ पे को अब वहाँ पे प्रोसीजर करना है जहाँ चेस्ट में, उस स्किन पे उसके थोड़ा डीप तक का जो टिश्यू होते हैं, नीचे तक जो टिश्यू होते हैं स्किन और उसके नीचे के टिश्यूज़ में क्या दिया जाएगा, लोकल एनेस्थीसिया दिया जाएगा, जो भी मेडिकेशन होती है निडल के थ्रू, जिससे कि वहाँ का जो एरिया होता है वो क्या होता है, लोकलाइज हो जाता है, यानी कि वो सुन हो जाएगा यहाँ पे को, ठीक है। वहाँ पे को जो सेंसेशन होता है वो लॉस हो जाता है, जिससे फिर क्या करेंगे वो, देन अटैच लार्ज निडल। अब वहाँ पे क्या कर देंगे वो, लार्ज निडल यानी कि जो मोटे होल वाली निडल है उसको इंसर्ट करेंगे, या फिर कोई कैथेटर इंसर्ट करेंगे, जो कि डिवाइसेस होते हैं कैथेटर के बने होते हैं रबर के, उनको यूज़ करेंगे, जिससे कि क्या कर सकते हैं वो विड्रॉ करेंगे, यानी कि वहाँ से वो पस को और जो भी ड्रेनेज है उसको वो ट्यूब के द्वारा बाहर निकालेंगे, ठीक है, बॉडी में से। अगर ये जो ड्रेनेज होता है, ये जो बाहर निकालने के लिए जो प्रोसेस कर रहे हैं, अगर ये इनफ तरीके से नहीं निकाल पाता, पूरी तरीके से अगर ये नहीं निकल पा रहा है, तो प्रोवाइडर क्या करते हैं, ट्राई करते हैं ब्रेक अप द पस। तो उस पस को क्या करेंगे वो ब्रेक करने का, यानी कि अब जब वो ब्रेक कर देंगे, उसको पतला कर देंगे, तोड़ देंगे, तो वो फिर आराम से क्या हो सकता है, निकल पाएगा। तो उसके लिए उसको ब्रेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, फिब्रिनोलाइटिक इन थेरेपी उसको देंगे, ठीक है। अब फिब्रिनोलाइटिक थेरेपी क्या होती है, ये मैंने थोड़ा सा आपको बताने के लिए इसमें डाला है कि ये एक थेरेपी होती है जिसको कि फिब्रिनोलाइटिक थेरेपी भी बोलते हैं। ये थ्रोम्बोलाइटिक ट्रीटमेंट होता है जिसमें कि फिब्रिनोलाइटिक थेरेपी बोलते हैं इसको। इसमें क्या किया जाता है, जो डेंजरस क्लॉट होते हैं ब्लड के, जैसे कि ये आप देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पे तो ब्लड का क्लॉट का मैंने बताया, लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इसी तरीके से प्लस को भी, जो भी हैवी जो थिक पस हो जाता है उसको भी इससे तोड़ दिया जाता है। इसको ब्रेक करने को ही ये थेरेपी बोलते हैं, ठीक है। इससे क्या किया जाता है, उसको डैमेज करते हैं, इस्चीमिक डैमेज करेंगे बाय द इम्प्रूविंग ब्लड फ्लो, ताकि यहाँ का जो ब्लड फ्लो है इम्प्रूव हो जाए। तो अभी तो आप वेन का देख रहे हैं, हम चेस्ट में भी इसी तरीके का प्रोसेस किया जाता है, जिसमें कि कुछ मेडिकेशन के द्वारा हेल्प से उसको पस को पतला किया जाएगा, तोड़ा जाएगा, जिससे कि वो आराम से बाहर आ सके, ठीक है। तो थ्रोम्बोसिस जो होता है ये इसी तरीके का होता है, जिसमें कि ये यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, निडल, ये कैथेटर डाला गया है वेन में, और यहाँ से क्या करा जाएगा, मेडिकेशन पहुँचाई जाएगी, और जो ये क्लॉट है इससे ये टूट जाएगा, जो कि वेन में जमा हो चुका है ना ब्लड का क्लॉट। नहीं तो ये क्या करेगा, आगे का ब्लड को क्या करेगा, फ्लो नहीं होने देगा, रोक देगा, तो जिससे क्या होगा, प्रॉब्लम आएगी। तो जब ये इस तरीके का थ्रोम्बोलाइटिक जो मेडिकेशन होती है वो डाली जाएगी, जिससे कि ये क्लॉट जो होता है वो टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, और इजीली वो मतलब जब वो डिज़ोल्व हो जाएगा तो वो आराम से यहाँ पे ब्लड फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट नहीं होगा, आगे को बढ़ जाएगा। तो यही सेम प्रोसेस क्या होता है यहाँ पे चेस्ट में भी किया जाता है। तो जिसको कि मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया था कि अगर ये पस जो होता है अगर पूरी तरीके से नहीं निकल पाता है प्रॉपरली, तो उसको क्या करना पड़ता है, पस को ब्रेक करना पड़ता है थ्रू द फिब्रिनोलाइटिक थेरेपी के द्वारा, ठीक है। यही है वो जो कि मैंने अभी आपको डायग्राम में दिखाया। इन द लेटर स्टेज ऑफ एम्पाइमा, अब एम्पाइमा का जो लेटर स्टेज होते हैं, बाद की जो चरण होते हैं, उसमें क्या किया जाता है, इन्वेसिव प्रोसीजर ही इसका एक मात्र ट्रीटमेंट होता है। यानी कि अभी अर्ली स्टेज में सही नहीं हुआ एम्पाइमा, तो फिर उसको सर्जरी के द्वारा ही ट्रीट किया जाएगा। जैसे कि इसमें सर्जिकली रिमूव किया जाएगा, सर्जरी के द्वारा इसमें से जो फाइबर टिश्यूज़ होते हैं ना, उसको रिमूव किया जाएगा, ठीक है। थोरेकोटॉमी की जाएगी उसमें, और वीडियो असिस्टेड जो थोरेसिक सर्जरी की जाएगी, VATS इसको शॉर्ट में बोलते हैं। तो ये सारा चीज़ें की जाएंगी। अब ये क्या होता है ये मैं आपको दिखा देती हूँ। देखो, डीकॉर्टिकेशन किया जाएगा इसमें। डीकॉर्टिकेशन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे आपने देखा था ना, डीकॉर्टिकेशन किया जाए, कि जो फाइबर टिश्यूज़ होते हैं इसको रिमूव करना। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये चेस्ट में जो ये इस तरीके से फाइबर टिश्यू डिपॉजिट हो जाते हैं ना, जमा हो जाते हैं, तो उसको क्या किया जाता है, सर्जरी के थ्रू रिमूव किया जाता है। ये जो होती है लंग की जो सतह होती है उस पर ये जमा हो जाते हैं, ठीक है। तो इनको हटाने के लिए, इन टिश्यूज़ को जो एबनॉर्मल तरीके से फॉर्म हो गए हैं यहाँ पे चेस्ट में, लंग वॉल में और डायफ्राम
काम में, तो उसको हटाने के लिए ये वाला प्रोसेस किया जाता है ताकि इसको ये क्या कर सके, प्लूरल स्पेस से हटा सके। ठीक है, यानी कि जनरली देयर इज स्पेस कॉल्ड प्लूरल स्पेस इन बिटवीन द लंग एंड द चेस्ट वॉल। तो यहाँ पे क्या होता है, ये इसमें भी हो जाएगा प्लूरल, जो चेस्ट वॉल, ये जो चेस्ट वॉल होती है और लंग होती है, इसके बीच का जो स्पेस होता है उसको प्लूरल स्पेस कहते हैं। तो विच लाइन विथ अ वेरी थिन फ्लूइड लेयर फॉर द लुब्रिकेशन। यहाँ पे वैसे बहुत कम मात्रा में फ्लूइड होता है ताकि वो चेस्ट वॉल और इसके बीच में फ्रिक्शन ना करें, यानी कि अच्छे से लुब्रिकेट का काम करता है फिसलने का ना, तो लंग उसकी हेल्प से फिसलते हैं। लेकिन ये एबनॉर्मल तरीके से ग्रो हो जाता है और यहाँ पे ये जो टिश्यू होते हैं ये इसको कवर कर लेते हैं, तो इसको सर्जरी के द्वारा रिमूव करने को ही डिकॉर्टिकेशन कहते हैं। तो ये मैंने जस्ट ऐसे ही इसमें डाल दिया ताकि मैं आपको बता सकूं, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये आप ऐसे ही समझने के लिए मैंने डाला आपको। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं एम्पाइमा में। तो एम्पाइमा को ट्रीटमेंट करने के लिए कुछ मेडिकेशन भी दी जाती हैं जो कि हेल्थ केयर प्रोवाइडर एंटीबायोटिक देते हैं, जो कि ये तरीके की एंटीबायोटिक होती हैं, जो कि जब ये स्टार्टिंग होती है एम्पाइमा की और ये माइल्ड होता है यानी कि हल्का होता है एम्पाइमा, तो उस कंडीशन में इसको कुछ मेडिकेशन के द्वारा ट्रीटमेंट दिया जाता है जो कि एंटीबायोटिक होती है। ठीक है, लेकिन ये इसी में ही लिमिट नहीं रहती, इसके अलावा भी आगे को भी और प्रोसेस भी किए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें ये वाली मेडिकेशन दी जाती है जो कि आप ये देख पा रहे हैं, जो कि एंटीबायोटिक है। ठीक, उसके अलावा क्या किया जाता है, जब एंटीबायोटिक जो टेक टू टू 6 वीक्स, जो एंटीबायोटिक होती है ये 2 से लेकर 6 हफ्ते तक का इसका वर्क रहता है। तो ये अपना वर्क करती है 2 हफ्ते से 6 हफ्ते तक के बीच में। अब उस किस टाइप की एंटीबायोटिक दी है वो डिपेंड करेगा कि आपका इन्फेक्शन कितना है। ठीक है, अगर ज़्यादा है तो हाई डोज की एंटीबायोटिक दी जाएगी, नहीं तो लो डोज की। इफ़ यू प्रोवाइडर प्रिस्क्राइब एंटीबायोटिक, अगर आपका डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करता है तो मतलब एम्पाइमा के ट्रीटमेंट के लिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसको क्या करना चाहिए, फुली कोर्स करना चाहिए, यानी कि पूरा जितना डॉक्टर ने बताया उतना एंटीबायोटिक का कोर्स पूरा करना चाहिए। इवन एफ फील बेटर, अगर आप फील बेटर भी कर रहे हैं तब भी आपको वो पूरा करना चाहिए। इफ़ यू डोंट द कॉज ऑफ द योर एम्पाइमा, अगर आप उसको नहीं करते हैं, ठीक है, अगर आपने बीच में छोड़ दिया, वो थोड़ा सा बीट फील होता है बेटर और वो किसी ने छोड़ दिया जिसको एम्पाइमा है, तो क्या होगा फिर वो एम्पाइमा दोबारा से कम बैक, यानी कि वो क्या हो सकता है, दोबारा वापस आ सकता है और फिर उसको ट्रीटमेंट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि वो ज़्यादा पुराना हो जाता है। आफ्टर थोरेसिंथेसिस, और जो मैंने आपको जो अभी पिक में दिखाया था पिक्चर में कि कैसे थोरेसिंथेसिस की जाती है, नीडल को अंदर करके पास बाहर निकाला जाता है, तो यू मे फील सोर फॉर फ्यू डेज। तो क्या हो सकता है, आप थोड़ा दर्द महसूस कर सकते हैं, यानी कि जिसको भी ये थोरेसिंथेसिस का प्रोसेस होता है वो कुछ दिनों तक का क्या करेगा, दर्द महसूस करता है, या कुछ हफ्ते तक भी या कुछ दिन तक भी उसको दर्द महसूस होगा। मोर इंटेंसिव ट्रीटमेंट प्रोसीजर में रिक्वायर 4 to 6, जितने भी ये प्रोसीजर होते हैं जिसमें कि निडल इंसर्ट की जा रही है या नाइफ के द्वारा सर्जरी की जा रही है, तो 4 से 6 हफ्ते लगते हैं उसको रिकवरी होने में। ठीक है, अब इसका प्रिवेंशन, बचाव कैसे करेंगे, एम्पाइमा को कैसे बचाया जा सकता है एम्पाइमा से, तो बेस्ट तरीका है एम्पाइमा का, उसको जल्दी से जल्दी क्या कर देना चाहिए, लंग इन्फेक्शन को क्विकली जल्दी से जल्दी ट्रीट करना चाहिए। जैसे ही लंग इन्फेक्शन होता है उसको नज़रअंदाज ना करके उसको ट्रीट करना चाहिए। हैविंग एम्पाइमा में लीड टू फॉलोइंग पॉसिबल कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं, तो इसके जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं एम्पाइमा के वो हो सकते हैं ये वाले निम्नलिखित में से कोई सा भी, जैसे प्लूरल थिकनिंग हो जाएगी और ये हो जाएंगे रिड्यूस लंग फंक्शन, यानी कि देखिए ये प्लूरल थिकनिंग का मतलब होता है जो ये प्लूरा होती है ये नॉर्मल है, ठीक है, ये जो नॉर्मल है अब ये क्या हो रही है, थिकनिंग होने लग गई। जब ये थिक हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, यहाँ का स्पेस कम होता चले जाएगा, जिससे कि क्या होगा, सांस लेने में तकलीफ होगी और ये अपना जो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएगा, यहाँ का स्पेस कम होता चले जाएगा। ये इसका जटिलता है, कॉम्प्लिकेशन है। प्रोग्नोसिस देखें इसकी, तो जब जो एम्पाइमा होता है, जब जो भी इसका व्हेन एम्पाइमा कॉम्प्लिकेट निमोनिया, ठीक है, जब एम्पाइमा जो होता है निमोनिया को क्या बना देता है, कॉम्प्लिकेटेड बना देता है, तो द रिस्क ऑफ निमोनिया लंग डैमेज, तो जो रिस्क होता है परमानेंट लंग डैमेज हो जाएगा इससे, और डेथ के होने के चांसेस भी ज़्यादा हो जाते हैं इससे, ठीक है, रिस्क इसका, यानी कि जो निमोनिया होता है वो क्या हो जाता है, अब जटिल हो जाता है, किसकी वजह से, जब एम्पाइमा उसको जटिल बना देता है, तो क्या होगा
कि जो लंग जो होता है वो परमानेंटली डैमेज हो जाएगा और डेथ के चांसेस भी ज़्यादा हो जाएंगे। तो लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट विथ एंटीबायोटिक एंड ड्रेनेज आर नीडेड। तो इसके लिए क्या ज़रूरी है कि जो इसका लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट ज़रूरी है, लंबे समय तक का उसका ट्रीटमेंट करना ज़रूरी है एंटीबायोटिक के द्वारा, यानी कि जो मैंने मेडिकेशन बताई उसके द्वारा, या फिर डॉक्टर ने जो प्रिस्क्राइब करते हैं मेडिकेशन, जो अभी हमने इसमें डाली भी थी कुछ थोड़ी बहुत, तो डॉक्टर जो भी प्रिस्क्राइब करते हैं एंटीबायोटिक उसको लेना बहुत ज़रूरी होता है और पूरा पूरा कोर्स करना होता है जितना भी डॉक्टर ने बताया। और जो ये ड्रेनेज होता है, जो भी पस फॉर्मेशन या फ्लूइड फॉर्मेशन है उसको निकालना बहुत ज़रूरी होता है, जो कि थोरेसिंथेसिस के प्रोसेस से निकाला जाता है। इन जनरल मोस्ट पीपल फुली रिकवर फ्रॉम एम्पाइमा। ज़्यादातर जो जनरल जो सामान्यतः जो पर्सन होते हैं वो इससे फुली रिकवर हो जाते हैं एम्पाइमा से, अगर वो प्रॉपर ट्रीटमेंट लेते हैं तो। ठीक है, व्हेन कैन आई एक्सपेक्ट इफ़ आई हैव एम्पाइमा। तो जब अगर किसी को एम्पाइमा हो जाता है तो वो क्या एक्सपेक्ट करता है, तो एम्पाइमा इज़ नॉट कॉमन। ये जो एम्पाइमा होता है ये एक कॉमन बीमारी नहीं होती है, मतलब बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं होती है। मोस्ट केसेस डोंट प्रोग्रेस टू लेटर स्टेज विथ अर्ली ट्रीटमेंट। अगर उसको अर्ली ट्रीटमेंट दे दिया जाए तो ये लेटर स्टेज तक नहीं पहुंचते हैं, यानी कि ज़्यादा लंबा नहीं चलेंगे, लास्ट स्टेज तक नहीं पहुंचेंगे अगर इसको जल्दी ट्रीटमेंट दे दिया जाए तो। ठीक है, हाउएवर इट कैन बी फेटल विदाउट प्रॉपर ट्रीटमेंट। हालांकि अगर इसका ट्रीटमेंट नहीं दिया जाए, बिना ट्रीटमेंट के ये क्या हो सकते हैं, खराब हो सकते हैं, हानिकारक हो सकते हैं इन 5 to 30% ऑफ पीपल विथ एम्पाइमा। यानी कि ये इतने परसेंट पीपल देखे गए 5 से 30% तक का जो बिना ट्रीटमेंट के इन्होंने मतलब ये जो डेंजर हो जाता, मतलब थोड़ा ख़राब हो जाता, तो वो कितने होते हैं 5 से 30% जो कि बिना ट्रीटमेंट के इसको इसमें उनको ख़राब देखा गया, एम्पाइमा की कंडीशन बिगड़ती हुई देखी गई। और अदर कंडीशन, और दूसरी कंडीशन भी उसके अंदर पाई गई जैसे निमोनिया वगैरह। ठीक है, द मोर्टिलिटी रेट इज अबाउट 40% इन द इम्यूनो कम्प्रोमाइज पीपल हु हैव एम्पाइमा। जो एम्पाइमा वाले पर्सन होते हैं, कम से कम जो 40% पीपल ऐसे देखे गए जिनको कि इम्यूनो कम्प्रोमाइज मतलब कि वीक इम्यून वाले पर्सन होते हैं, जिनकी मोर्टिलिटी रेट ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, मृत्यु दर मतलब 40% तक ऐसे होते हैं जो एम्पाइमा की वजह से डेथ हो जाती है, मृत्यु दर देखी जाती है 40% पीपल में। इट्स इंपॉर्टेंट टू सी अ हेल्थ केयर प्रोवाइडर इफ़ यू हैव सिम्टम ऑफ एम्पाइमा। अगर आप में एम्पाइमा के सिम्टम आ रहे हैं तो ज़रूरी है कि, बहुत इंपॉर्टेंट है कि डॉक्टर की सलाह लेनी है, उनको ज़रूर से दिखाना है। इफ़ यू हैव प्रोवाइडर प्रिस्क्राइब एंटीबायोटिक, अगर आपका डॉक्टर जो है आपको एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करता है तो फिनिश द एंटायर कोर्स टू द इन्फेक्शन डजंट कम बैक। जब तक कि वो मतलब आपको क्या करना है, पूरा का पूरा जो भी उन्होंने ट्रीटमेंट लिखा है वो पूरा पूरा लेना है, जब तक कि जो संक्रमण होता है जो कि वो वापस ना हो जाए, मतलब बिल्कुल से ठीक ना हो जाए। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। मिलते हैं फिर नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।